स्वागत है आपका लेट्स टॉक मनी विथ प्रभात पोद्दार में। और मैं हूं प्रभात पोद्दार। ये मेरे हैं क्रेडेंशियल्स। मैंने इससे पहले क्या क्या काम वाम किए हुए हैं और क्या क्या बड़े बड़े कांड किए हुए हैं ज़िंदगी में, इसके बारे में सब लिखा हुआ है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक के एफपीओ की। तो जैसे कि हम जानते हैं, एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर होता है। इसका मतलब होता है कि एक बैंक है, एक कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर बाजार में, और उसको और पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो वो अपना एफपीओ लाती है। अगर कोई नई कंपनी होती तो वो आईपीओ लाती, है ना, लेकिन ये एफपीओ लाई है। तो यस बैंक को आज की तारीख में पैसे की ज़रूरत है। यस बैंक का एक छोटा सा बैकग्राउंड ले लेंगे। 2003 में ये बना था बैंक, मुंबई में। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम राणा कपूर। आज की तारीख में इसकी करीबन करीबन 1135 ब्रांचें हैं पूरे हिंदुस्तान में, और 1423 एटीएम्स हैं। 15,000 करोड़ रुपए इसको ज़रूरत है। 15,000 करोड़ रुपए जनता से लेना चाह रहा है। क्यों लेना चाह रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स इज फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट कैपिटल टू सपोर्ट ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्लूडिंग एनहांसिंग द बैंक सॉल्वेंसी एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो अगर एक सीधी सादी हिंदुस्तानी भाषा में बात करें कि बैंक को हो गए हैं बहुत सारे घाटे और उसके कारण उसका पैसा डूब गया है। एक बैंक का काम होता है लोगों से पैसा लेगा, डिपॉजिटर से, और लोगों को लोन देगा। तो जिन लोगों को लोन दिया था उनमें बहुत सारे लोगों से पैसा वापस नहीं आया। तो पहली दिक्कत तो ये है कि जिनसे डिपॉजिट लिया उनको तो पैसा वापस करना ही करना है। और दूसरी दिक्कत ये है कि भाई अगर आगे धंधा करना है तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। अच्छा, एक ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात हुई है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म है जिसको हम बेसल 2 या बेसल 3 अब आने वाला है, आपने सुना होगा। तो इसमें हम नहीं जाएंगे, टेक्निकल चीज़ है, इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे कि इस डिटेल क्या है इस एफपीओ की, फिर बैकग्राउंड लेंगे कि यस बैंक ने क्या कांड किए हैं पिछले 1-2 साल में, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो अभी का जो ऑफर है वो 15 जुलाई यानी आज खुल रहा है। ये ऑफर 17 जुलाई तक रहेगा। कम से कम आपको 1000 शेयर का लॉट लेना पड़ेगा, और ये लॉट की जो कीमत है वो 12 रुपए नीचे और 13 रुपए ऊपर साइड में, यानी 12,000 से 13,000 रुपए आपको मिनिमम एक लॉट साइज के लिए देने पड़ेंगे। ठीक है। मैक्सिमम आप 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रिटेल निवेशक है वो 2 लाख रुपए उसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है किसी भी आईपीओ या एफपीओ में लगाने का। ठीक है। 200 करोड़ रुपए के शेयर, ये 15,000 करोड़ का तो टोटल इनका पैसा है। 200 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए अलग से निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे। इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करेंगे। यस बैंक की हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यस बैंक का एक ज़माने में बहुत अच्छा नाम होता था बाजार में, यानी उसको माना जाता था वन ऑफ द वेरी गुड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मैं आपको इसका प्राइस चार्ट दिखाता हूँ। ये पिछले, चलिए 5 साल का प्राइस चार्ट हम देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भाई बीच में बड़े अच्छी तरीके से रेट बढ़े, यहाँ तक आप देखेंगे, और उसके बाद अचानक से कुछ हुआ और ये रेट गिरने शुरू हो गए। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगस्त 2018 के आसपास ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई पे था, जो करीबन 404 रुपए का था। लेकिन अचानक से उसके बाद ये रेट गिरने शुरू हो गए। अगर हम यहाँ देखें, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 6 मार्च 2020 का डेटा है। अगर आप इधर ध्यान दें, लो लिखा हुआ है ऊपर, 5 रुपए 65 पैसे का लो बनाया था उसने। यानी 404 रुपए का शेयर था अगस्त 2018 में, और वो मार्च 2020 तक 5 या 6 रुपए का बचा था। तो ऐसा हुआ क्या? तो उसके लिए थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। तो देखिए सर, यहाँ पे ये जो राणा कपूर साहब थे, कहीं ना कहीं इन्होंने भयंकर मिसमैनेजमेंट किया है अपनी कंपनी का। ठीक है। तो डायमंड टू डस्ट, हाउ यस बैंक प्लंज्ड फ्रॉम अ पीक टू बॉटम इन जस्ट 17 मंथ्स। देखिए, ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ हुई, यहाँ हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। राणा कपूर सीईओ होते थे यस बैंक के, और जाहिर सी बात है वो सीईओ हैं तो वो उनको भाई जब भी रिन्यूअल करना पड़ेगा अपनी पोस्ट का, उनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे सितंबर 19 2018, आरबीआई रिफ्यूजेस टू गिव यस बैंक सीईओ राणा कपूर एन एक्सटेंशन टू हिज टर्म। यानी राणा कपूर साहब से आरबीआई ने कहा कि नहीं भैया, तुम सीईओ बने नहीं रह सकते,
तुम्हें जनवरी 2019 तक अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। खास बात यह है कि ये शायद भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आरबीआई ने किसी बैंक के सीईओ या चेयरमैन को इस प्रकार का निर्देश दिया। आज तक भारत में ऐसा हुआ नहीं था। यानी कि कोई ना कोई तो बात थी जो आरबीआई को समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं तो भैया लोचा हो रहा है। ये लोचा क्या था? बेसिकली ये था कि राणा कपूर साहब ने बहुत सारा पैसा ऐसी कंपनियों को लोन के रूप में दिया था जहां से पैसा वापस आने की गुंजाइश नहीं थी। देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट का हवाला लेते हैं। अब ये कितनी रिलायबल रिपोर्ट है उस पर तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि यस बैंक के ऊपर करीबन जैसे आप अगर नाम देख पा रहे हैं जी, देखिए, रिलायंस एडीएजी यानी अनिल अंबानी का ग्रुप, एसएल यानी कि जी वाले सुभाष चंद्रा, डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और ऐसे डिफॉल्टर्स जो हैं करीबन 60,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर चुके साहब यस बैंक के साथ। अच्छा, डीएचएफएल तो भैया मतलब बहुत ही बड़ा कांड हुआ था यस बैंक और डीएचएफएल का, जिसपे हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आई बॉक्स में हम उसका बटन देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यानी 60,000 करोड़ रुपए तो यस बैंक के डूब रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप ढंग से नहीं चला रहे बैंक, ऐसे लोगों को आप लोन दे रहे हो जो आपका पैसा खा रहे हैं। अच्छा, ये पैसा आपका भी नहीं, ये पैसा किसका है? उन डिपॉजिटर्स का है जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके पैसा आपको दिया था। ठीक है, अब हुआ ये कि जैसे ही डीएचएफएल वगैरह डूबने लगे, बाजार में न्यूज आने लगी कि यार डीएचएफएल डूब गया है और इतना सारा पैसा यस बैंक के पास है, यस बैंक का इतना सारा पैसा उन्होंने लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यस बैंक को तकलीफ तो होगी। कहीं ना कहीं यस बैंक के शेयर नीचे गिरने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं लोगों को लगा यस बैंक तकलीफ में आ रहा है, लोगों ने अपने डिपॉजिट्स वापस लेने की शुरुआत कर दी। देखिए, यहाँ पे अगर हम इस रिपोर्ट को देख पाए, ऐसा माना गया, देखिए ये वाले यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करें, यस बैंक्स डिपॉजिट फेल 34% टू रुपीज 1.37 लाख करोड़ बिटवीन सितंबर 30 एंड मार्च 5। यानी यस बैंक के पास जो पब्लिक डिपॉजिट था वो 34% कम हो गया साहब, सितंबर 30 2019 और मार्च 5 2020 के बीच में 72,000 करोड़ रुपए लोगों ने निकाल लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होने लगा यस बैंक में। अच्छा, 5 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम आते हैं। 5 मार्च वो तारीख थी जब यस बैंक के सीईओ राणा कपूर को अरेस्ट किया गया, और ये वो तारीख थी जब आरबीआई ने यस बैंक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यानी 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने कहा कि भैया तुम हट जाओ, तुमसे नहीं हो पा रहा है, अब हम यस बैंक चलाएंगे। और उस दिन उन्होंने एक 50,000 रुपए का विड्रॉवल कैप भी रख दिया बैंक के ऊपर कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बैंक से पैसा निकालना चाहता है तो 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी तेजी से पैसा निकलेगा तो बैंक चलेगा कैसे। उसके कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद ही आपने राणा कपूर को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये अरेस्ट क्यों किया गया? ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्टेड यस बैंक फाउंडर राणा कपूर। अच्छा, उनकी बेटी को भी मुंबई एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। 3 बेटियां हैं इनकी, तीनों के बिजनेसेस हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये सारे के सारे बिजनेसेस यस बैंक के पैसे से चलते हैं। यानी राणा कपूर ने यस बैंक को अपने बाप की किराने की दुकान मान लिया। उनको ये लगा ये बैंक तो मेरे पिताजी का है और मैं अपने ही बच्चियों को ये पैसा दे सकता हूँ। अच्छा, इनको क्यों पकड़ा गया था? इनको पकड़ा गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ये अगर आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ओवर एक्यूजिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू द ट्यून ऑफ 4,300 करोड़, 4,300 करोड़ के आसपास का हवाला करने का कहीं ना कहीं इनके ऊपर इल्जाम है राणा कपूर पर। ये 4,300 करोड़ राणा कपूर ने कहाँ से निकाले होंगे साहब? वो तो निकाले तो यस बैंक से ही होंगे। तो ये तो हो गए एक के बाद एक कांड। 5 तारीख को आरबीआई ने जैसे ही टेक ओवर किया बैंक को, बाजार में न्यूज फैलेगी, और जैसे ही बाजार में न्यूज फैलेगी क्या होगा साहब, बाजार में शेयर का भाव गिरेगा, और ये आपने देखा 5 रुपए 6 रुपए तक पहुंच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बैलेंस शीट देखना चाहेंगे आपके। हाँ, ये देखिए बैलेंस शीट है ये यस बैंक की। तो चलिए हम ईयरली एनुअल बैलेंस शीट देखेंगे, क्वार्टरली नहीं देखेंगे। ठीक है, मार्च 18 की बैलेंस शीट कहती है इंटरेस्ट अर्न, यानी एक बैंक ने 20,000 करोड़ के आसपास का ब्याज बाजार से कमाया
5,000 करोड़ के आसपास की अदर इनकम्स थी, 25,000 करोड़ का टोटल इनकम, ठीक है। 17,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,700 करोड़ का है, और अब नीचे नेट प्रॉफिट देख लो साहब। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? 4,233 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी अच्छा चल रहा है काम। अगले साल आइए, यानी 2019 में आइए, देखिए धंधा बढ़ गया, 29,000 करोड़ का धंधा हो रहा है, 29,000 करोड़ इंटरेस्ट में कमा लिए, थोड़ा बहुत अदर इनकम, यानी 34,000 करोड़ की आपकी टोटल इनकम है। 25,000 करोड़ से 34,000 करोड़, यानी बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर भी जाहिर बात है बढ़ेंगे, ठीक है। फिर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नीचे आएंगे हम तो देखेंगे 1700 करोड़ का अभी भी मुनाफा, यानी मुनाफा कम हुआ है, लेकिन ठीक है मुनाफे में तो है। कांड हो गए 2020 में, इंटरेस्ट अर्न 26,000 करोड़, यानी धंधा अभी भी चल रहा है, बहुत भयंकर डाउनफॉल नहीं है। अदर इनकम भयंकर बढ़ गई, 11,000 करोड़ हो गई, यानी टोटल इनकम तो आपकी अभी भी बढ़ी है, 34,000 से 38,000 करोड़ हो गया साहब, अच्छी बात है। एक्सपेंडिचर करीबन करीबन सेम है, तो मुनाफा बढ़ना चाहिए था, लेकिन सर मुनाफा नहीं बढ़ा, बल्कि आप देखेंगे 16,000 करोड़ का नुकसान हो गया। सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा रेवेन्यू बढ़ चुका है, एक्सपेंडिचर उतने का उतना है, तो ये लॉस कैसे हो गया? तो मैं यहाँ इस लाइन पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, ये समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। प्रोविजंस का मतलब होता है कि एक बैंक है, लोगों को लोन देता है, आज नहीं तो कल ये लोन डूब सकता है, और कल वो लोन डूबेगा, उसका प्रोविजन आज से करना पड़ेगा, यानी आज से हमें कुछ पैसा अपने मुनाफे से हटाना पड़ेगा कि कल अगर पैसा डूब जाए तो इस तिजोरी से पैसा निकाल के हम पेमेंट कर दें। ये प्रोविजंस होते हैं, इससे ज्यादा टेक्निकली हम नहीं जाएंगे। आप देखेंगे हर साल प्रोविजनिंग बैंक करता है, पहले 500 करोड़, 700, 800 करोड़, 1500, 5,700 करोड़, लेकिन सर लास्ट ईयर 28,000 करोड़ की प्रोविजनिंग करी गई है, यानी हमको ऐसा डर लग रहा था बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, तो प्रोविजनिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी जैसे ही आपकी, इधर देखिए, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, 700 करोड़ का था, 750 करोड़ का, 2,000 करोड़ का था, 2600 करोड़, अचानक से बढ़ा 7,800 करोड़, और साहब यहाँ तो रेस लगा दी, 32,000 करोड़ का एनपीए हो गया। अगर 32,000 करोड़ का एनपीए है तो कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और इतनी प्रोविजनिंग होगी तो नुकसान भी होगा। तो ये तो बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई, तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि इस कंपनी के शेयर में हमको पैसा लगाना चाहिए। लेकिन सर कुछ चीजें बदली, जब आरबीआई ने कंट्रोल लिया यस बैंक का, तो वो कंट्रोल अब नए व्यक्ति को दिया गया, वो दिया गया कंट्रोल एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो कौन है? तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है यस बैंक का, यहां आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। तो आज की तारीख में यस बैंक का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 48% उसका मालिक एसबीआई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शेयर अब एसबीआई ने खरीद लिया यस बैंक का। ओके, यहां ध्यान दीजिए, अगर आप यहां ध्यान दे पा रहे हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी सर 7.97%, यानी 8% शेयर तो भाई एचडीएफसी के पास है, बहुत बड़ी कंपनी है सर। कोटक महिंद्रा बैंक ने 3.61% शेयर ले रखे हैं। ओके, बंधन बैंक के पास 2.39% शेयर है। ये देखिए सर, आईसीआईसीआई बैंक ने ले रखे हैं करीबन करीबन 8% शेयर, यानी इतने बड़े बड़े लोग घुस गए साहब यस बैंक में। 80% शेयर तो LIC, आईसीआईसीआई, एसबीआई इन लोगों ने ले लिए, यानी जनता को किस बात का डर है? अब पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था, देखिए फाइनेंस अपनी जगह होता है और मैनेजमेंट अपनी जगह होता है। मेरा जो भी अनुभव एसबीआई में काम करने का है, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे एक ही चीज सिखाई, बोला कागज का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है उस व्यक्ति का जो वो धंधा कर रहा है। आज की तारीख में मुझे फाइनेंस में बहुत वीक लग रहा है यस बैंक, मुझे क्या दुनिया को लग रहा है, लेकिन सर ये अपॉर्चुनिटी होती है कई बार रिस्क लेने की। देखिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन आपको जरूर दूंगा, लेकिन खरीदना या ना खरीदना ये आपका स्वविवेक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें कि हाँ मुझे लेना या नहीं लेना, क्योंकि मुनाफा होगा तो वो आपका है, घाटा होगा तो वो आपका है, उसकी दोनों की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो ये बस मैं अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स अब बाजार में आ चुके हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं जब 32,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और उसके सामने 28,000 करोड़ हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी निकाल के रख चुके हैं, इतना बढ़िया मैनेजमेंट है। अब देखिए होगा क्या, एकदम से चीजें ठीक नहीं होंगी, टाइम तो लगेगा। अभी होने ये वाला है कि लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और धीरे धीरे यहाँ चीजें बेहतर होनी चाहिए। और 12 रुपए का शेयर ये आपको दे रहा है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बाजार से ये शेयर खरीदने जाएं तो बाजार में ये 20-21 रुपए का शेयर है, जबकि एफपीओ में आपको 12 या 13 रुपए में मिल रहा है। यानी ऑलरेडी 6 या 7 रुपए का तो बफर आपके पास है ही। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, मैं आपसे कहूँगा एक रिस्क ले लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, लेकिन मेरा मानना है कि 1 या 2 लॉट के लिए कोशिश कर लीजिए। यस बैंक में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है आज की तारीख में। अगर हम एक महान इन्वेस्टर की बात करें, वॉरेन बफे साहब की, वो कहते हैं कि बाय व्हेन एवरीबॉडी इज अफ्रेड एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज इन एंथुसियाज्म, या उनका ये कहना रहता है कि जब सब डरे हुए हैं ना तब खरीदने का टाइम होता है, और जब एक्साइटेड है तब बेचने का टाइम होता है। अभी यस बैंक में सब डरे हुए हैं, प्रोबेबली ये टाइम रिस्क लेने का है। तो मैं आपको बस ये सजेशन दे सकता हूँ कि रिस्क लेके देखिए। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, किस प्रकार के और वीडियोस देखना चाहेंगे वो भी बताइएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा इसको। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।